हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी पूनम पांडे के बारे में। एक तरीके से मैं यहाँ डिस्कस करूंगी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कि कितना सफरिंग भरा सफ़र रहा है पूनम पांडे का। हालांकि हम तो पूनम पांडे को एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं। एक बोल्ड इमेज पूनम पांडे रखती हैं। एक तरीके से हम जिस सोसाइटी में उठते बैठते हैं उस सोसाइटी में पूनम पांडे जैसी चॉइसेस रखने वाली महिलाओं को थोड़ा सा हम अपने से दूर रखते हैं, या फिर उनको इग्नोर करते हैं, या फिर उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री जिस तरह की चॉइसेस पूनम ने अपने लिए चुनी है, ग्लैमर इंडस्ट्री में इस तरह की चॉइसेस रखने वाली लड़कियों के लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के माध्यम से इन्हें काम मिलता है, इन्हें इवेंट्स पे बुलाया जाता है, इनके फ़ोटोशूट्स होते हैं, और फिर इनकी जो बोल्ड इमेज, इनके जो बोल्ड डिसीजन, बोल्ड लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें रियलिटी शोज़ भी मिल जाते हैं। तो एक तरीके से ग्लैमर इंडस्ट्री में इस तरह की चॉइसेस वाली महिलाओं को, जो उनका जिनका एक अलग थॉट प्रोसेस है खुद को लेकर कि वो एक बोल्ड इमेज के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, उस इमेज को बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अंदर से अगर मैं देखूं तो मैं आपको आज एक रियलिटी बताऊं तो ऐसी लड़कियों का सिर्फ इंडस्ट्री में शोषण ही होता है और कुछ होता नहीं है। बाहर से हमें लगता है कि देखो, इन्हें काम मिल रहा है, इनको बड़े बड़े रियलिटी शोज़ मिल रहे हैं, ये तो इतने पैसे कमा रही हैं, इनके आगे पीछे तो ब्रांड्स घूम रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा है। असल ज़िंदगी में अगर इनके जीवन में अगर हम झांक कर देखें ना, तो बहुत सारी डार्क रियलिटी आपको दिखाई देगी कि बल्कि इनके पीछे कोई नहीं होता, यही पीछे पीछे होती है कि किसी भी तरह से हमें काम मिले जिससे हम चार पैसे कमाएं। और आप देखिए कि पूनम पांडे को हम लोगों ने सन 2011 से पूनम पांडे के नाम को हमने जाना, जब पूनम ने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतेगी सन 2011 में तो मैं क्या करूँगी। उसके चलते इनका ये बयान इतना पॉपुलर हुआ, एक तरीके से लोगों ने इतनी कड़ी निंदा करी। भले ही कड़ी निंदा करी, लेकिन उस निंदा के साथ कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, बैड पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। बदनाम हुए तो क्या, नाम तो है। तो वही फॉर्मूले को पूनम पांडे ने भी जो है वो यूज़ किया, क्योंकि वो जो एक टाइम पीरियड था ना, वो कंट्रोवर्सी का ही था। जिसके पास जितनी कंट्रोवर्सी होगी उसी के पास उतने रियलिटी शोज़ होंगे, उतना काम होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल राखी सावंत को हम लोग मानते हैं, क्योंकि राखी सावंत कंट्रोवर्सी, रियलिटी शोज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ये राखी ने ही शुरुआत की थी। कंट्रोवर्सी इज़ इक्वल टू रियलिटी शोज़। तो इसी पैटर्न को कई लोगों ने फॉलो किया, लेकिन उस पैटर्न को लंबे समय तक सिवाय राखी सावंत के और कोई ले जा नहीं सका। तो इसी पैटर्न की शुरुआत पूनम पांडे ने भी की थी, जिस जिस कंट्रोवर्शियल बयान से उसे काफ़ी लाइमलाइट मिली। लोगों ने भले ही बहुत आलोचनाएं करी हो पूनम की, लेकिन पूनम को काम भी मिला। पूनम को खतरों के खिलाड़ी का एक सीज़न भी मिला। वो सीज़न 4 था जिसे अक्षय कुमार ने होस्ट किया था। तो वहाँ पर भी पूनम पांडे थी, और भी बहुत सारी फीमेल्स थी। तो एक तरीके से पूनम को भले ही अटेंशन ज़रूर मिला, लेकिन कुछ बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला, जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये जितनी भी आइटम गर्ल्स होती हैं या जितनी भी बोल्ड एक्ट्रेसेस होती हैं, इनको काम मिल सकता है और बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम ये कर सकती हैं। जैसे कि राखी सावंत को यशराज बैनर की एक फ़िल्म मिली थी, दिल बोले हड़िप्पा करके, रानी मुखर्जी के साथ इनका एक डांस नंबर भी था जो काफ़ी पॉपुलर करने की कोशिश की गई थी, पर वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था।
तो एक तरीके से राखी को भी काफ़ी अटेंशन मिला। राखी भी उस टाइम पर बड़े बड़े लोगों के साथ उठती बैठती थी, तो सबको ये लगता था कि राखी का भी एक वक्त पे बोल्ड इमेज था, और राखी रियलिटी शोज़ भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पूनम के लिए भी यही चीज़ें जज की जा रही थी, प्रेडिक्ट की जा रही थी कि पूनम भी ऐसा कुछ करेगी। लेकिन पूनम को एक दो रियलिटी शो मिले, लेकिन पूनम की जो स्ट्रगल है वो कभी कम नहीं हुई। राखी सावंत वगैरह को तो फिर काफ़ी काम मिला, उन्होंने अपने लिए काफ़ी कुछ जो है खड़ा किया। लेकिन अगर मैं पूनम की बात करूं तो पूनम का इतना कुछ नहीं रहा कंपेरेटिवली। पूनम को बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और पूनम को वो इज्जत कभी नहीं मिली जो शायद कहीं ना कहीं एक वक्त पे राखी सावंत को मिली थी। लोगों ने एक टाइम पर राखी को बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि जो है आइटम गर्ल्स को लेकर जो एक धारणाएं होती हैं लोगों की, एक वक्त पे जो हुआ करती थी, वो रियलिटी शो के माध्यम से लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, ये भी इंसान होती हैं, इनको भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है। और यही वजह है कि जो रियलिटी शो के करता धरता वाले थे वो भी आइटम गर्ल्स यानी कि जो परफॉर्मर हुआ करती थी उनको ब्रेक्स देते थे, अपने रियलिटी शो पे लेकर आते थे। जैसे कि शर्लीन चोपड़ा भी आई, संभावना सेठ भी आई, और भी बहुत सारी डांसर्स अक्सर रियलिटी शोज़ में आती रहती हैं, बिग बॉस में भी आती रहती हैं। जैसे कि सपना चौधरी भी बिग बॉस के एक सीज़न में आ चुकी हैं। सीज़न आई थिंक 11 सीज़न जो शिल्पा शिंदे और हिना खान वाला जो था उसमें भी सपना चौधरी जा चुकी हैं। तो एक तरीके से ये डांसर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है रियलिटी शो, जहाँ पर वो एक आम जिंदगी जी कर लोगों को ये बता सके कि ये जो लड़कियाँ जो नाचती गाती हैं, बोल्ड कपड़े पहनती हैं, ये भी अच्छी होती हैं, संस्कारी होती हैं, तमीज़दार होती हैं, इनको भी घर के काम आते हैं, ये भी अच्छा बुरा समझ सकती हैं। लेकिन हालात के कारण ये लोग, मजबूरी के कारण, अब तो खैर कुछ लोग इसे अपनी बाय चॉइस से भी ऐसे करियर को जो हैं एक्सेप्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो थी पूनम पांडे, इन्होंने भी इस ऐसे करियर को चुना, और परिवार का इन्होंने पुरजोर विरोध का सामना भी किया, क्योंकि परिवार में कोई भी इनको इस करियर के लिए सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन इन्होंने किया, तो जाहिर सी बात है परिवार के साथ एक तरीके से जो ये तनातनी का खेल जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए, फैमिली से लड़कर ना किसी को भी खुशी नहीं मिलती है, और फैमिली से जब हम अलग हो जाते हैं ना, एक होता है कि चलो फैमिली की रजामंदी से हम फैमिली से दूर हैं नौकरी के लिए, लेकिन कभी कभी आप अपने सपनों के लिए, अपनी खुद की मर्जी के लिए फैमिली से अलग हो जाते हो। भले ही आप हो जाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप जलते रहते हो, आप कहीं ना कहीं आप दुखी रहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को भीड़ में अकेला पाते हो। क्योंकि जब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो थोड़ा सा एक अजीब सा एक दुख तो होता ही है, जो पूनम ने भी फेस किया। लेकिन उसके बावजूद भी पूनम ने करियर में वो आगे बढ़ती रहीं, और ठीक है, उन्होंने जो भी काम किया उनका काम इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं था। हाँ, ख़ास तौर पे कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ज़रूर नोटिसेबल था, जो ऐसे शौक़ रखती हैं, ऐसी ऐसे अब आप समझ ही जाइए, जिनका ऐसा टेस्ट रहता है, जिनका यही एक एंटरटेनमेंट होता है, और इसी पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट को ही वो एंजॉय करते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर पूनम काम करती रहीं। मैंने ज़्यादा पूनम का काम देखा नहीं है। हाँ, मैंने इनको थोड़ा बहुत खतरों के खिलाड़ी में देखा था। फिर रही बात अभी हाल फिलहाल ये लॉकअप में भी जो शो आया था MX प्लेयर पर, मैंने वो शो नहीं देखा था, लेकिन मैंने इनके बारे में सुना था कि वहाँ पर भी ये जो हैं अपने बारे में बात कर रही थी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि ये कैसी जगह से आई हैं और इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा काम, ऐसा प्रोफेशन में आने के लिए सोचता भी नहीं है। तो एक तरीके से इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी बताया, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, कि कैसे उनकी हस्बैंड के साथ जो है वो बनी नहीं, और काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा। अब देखिए, कौन सच है कौन झूठा है, कौन
किसके ऊपर भारी है, कौन किसके ऊपर सच्चा इल्ज़ाम लगा रहा है या झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं दूंगी। लेकिन अब तो ये बात तय है कि ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही होंगी, क्योंकि इनका और इनके हस्बैंड का अब एक तरीके से सेपरेशन हो चुका है। अब डाइवोर्स हुआ है कंफर्म, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताया था कि काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन रहा है। और बहुत जो ऐसी लड़कियां ऐसे प्रोफेशंस में होती हैं, उनको फिर जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे ही पार्टनर्स मिलते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो हैं वो शादी करते हैं, ताकि जो है मिलकर एक बिजनेस कपल बनकर जो है इस इंडस्ट्री में टिक सकें। क्योंकि वही वाली बात होती है कि अगर आप किसी ऐसे चेहरे का हाथ थाम लेते हैं जिसे लोग जानते हैं, भले ही बदनामी में जानते हैं, तो उसके साथ अगर हम रहेंगे तो हमें थोड़ा सा एक फुटेज मिल जाएगा, एक तरीके से लाइमलाइट मिल जाएगी, और फिर हम उसके कंधे पर रख कर जो है वो बंदूक चला सकते हैं, उसको एक तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक तरीके से आपसी सहमति से मिलकर हम एक अपना एक काम शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हमें करना हो। कहते हैं ना, एक से भले दो। तो इस तरह ही से क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत डार्क बिजनेस करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो लोगों को डाउट नहीं होता है कि अरे यार ये तो इसका हस्बैंड है। अब जैसे कि अब मैं खुलकर क्या बताऊं आपको, मैं यहाँ पर पूनम के हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, फिल्मों में भी देखा है कि कई मर्द होते हैं जो अपनी ही वाइफ्स को दूसरे मर्दों के पास भेजते हैं। एक्चुअल में बाहर की दुनिया में तो वो उनके हस्बैंड होते हैं, लेकिन अंदर जो हस्बैंड होता है वो हस्बैंड नहीं होता है, बल्कि एक एजेंट की तरह एजेंट होता है अपनी वाइफ का, जिसको हम हिंदी में दल्ला बोलते हैं। तो वो काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दुनिया के सामने अरे ये तो हस्बैंड वाइफ हैं, कि इज़्ज़तदार कपल है, लेकिन अंदर खाने जो होता है वो एक बिज़नेस चल रहा होता है। जैसे कई ऐसे बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, बूढ़े बूढ़े होते हैं, लेकिन उनकी जो बीवियां होती हैं वो हुस्न परी, जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां टाइप लड़की से वो शादी करते हैं। तो वो अपनी बीवियों को भेजते हैं ताकि वो उनके लिए बिज़नेस के लिए क्लाइंटेज ला सकें। और बीवियों को भी पता होता है कि भाई अब इस बूढ़े आदमी के साथ तो सिर्फ नाम का हमें रहना है, बाकी तो हमें इस आदमी के लिए जो है काफ़ी सारा बिजनेस लेकर आना है, तभी बैंक बैलेंस हमारे भरेंगे, तभी ब्रांडेड शॉपिंग मैं कर पाऊँगी। क्योंकि ये भी जो लड़कियां होती हैं ये वॉनेबी टाइप की होती हैं, करियर वरियर इनके कुछ होते नहीं हैं, तो इनको लगता है कि चलो एक एक प्रोस्टिट्यूट का ठप्पा लगने से अच्छा है कि एक बीवी की आड़ में मैं प्रोस्टिट्यूट बन जाऊं। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, आप लोगों को थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी ही डार्क लाइफ होती है। ये जो कई ऐसे बूढ़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनकी बीवियां इतनी खूबसूरत होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो क्यों होती हैं? वो इनके लिए एक बिजनेस लेकर आती हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक 90 के दशक की एक एक्ट्रेस ने तो खुद अपने हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाया था कि भाई हनीमून पर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे जो है एक तरीके से सोने को बोल दिया। तो ये होता है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं, कभी कभी पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, तो कभी कभी इनकी लाइफ में इतना कुछ होता है ना, सब कुछ तो होता है। तो अब ऐसा क्या इनको चाहिए जो इनको एक तरीके से एक्साइट करे, क्योंकि इनके पास धन दौलत, पैसा, ब्रांड सब कुछ होता है। तो ऐसा ये क्या कुछ करें जो इनको इनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लेकर आए। तो कभी कभी एक्साइटमेंट के लिए भी ऐसी कुछ ये क्रिएटिविटी करते हैं। इनफैक्ट ये जो लॉकअप शो था, इसमें ना मतलब एक टास्क दिया जाता था कि कंटेस्टेंट अपनी लाइफ का कुछ ऐसा डार्क सीक्रेट शेयर करें तभी वो सेव हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा भी एक इविक्शन का एक खेल होता था। तो एक बंदा था, एक लड़का था जो शायद बिग बॉस 13 में भी आया था, उसने बताया था कि भाई मुझे किसी और की बीवी के साथ सोना था, तो उसका पति कैमरा लगाकर दूसरे कमरे में बैठ के देखेगा, कुछ ऐसा ही था, मुझे याद आ रहा है।
तो देखो, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ये जो अमीर लोग होते हैं, इनकी ऐसी ही एडवेंचर इनको करने होते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ की जो कमी एक टाइम पे होती है वो है एक्साइटमेंट की। कितना भी नशा कर लो, कितनी भी तुम शॉपिंगें कर लो, घूम लो फिर लो, सब कुछ होता है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ करना होता है जिसकी वजह से इनको थोड़ी एक किक मिले। तो अपनी बीवियों को ये भेज देते हैं, खुद किसी और की बीवी के साथ, मतलब बहुत कुछ ये लोग करते रहते हैं। तो इस वजह से भी पूनम भी शायद मुझे लगता है ऐसे ही मिलते जुलते किसी सिचुएशन में रही होगी। हो सकता है क्या होता है कि पहले पहले औरतें खुशी खुशी ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि यार नहीं, अब मुझे खुद की फैमिली चाहिए, अब मुझे मदर बनना है। अगर मैं यही सब मैं करती रहूँगी तो मेरी खुद की फैमिली कब बनेगी। आप लोगों ने चांदनी बार मूवी देखी होगी, उसमें भी एक ऐसी ही स्टोरी थी कि एक तब्बू की एक फ्रेंड होती है, वो भी डांसर होती है उसके साथ। तो उसका हस्बैंड उसको हर रात दूसरे आदमियों के पास भेजता है। वो कहती है कि मैं मदर बनना चाहती हूँ, मैं खुद का बच्चा चाहती हूँ, लेकिन वो उसको अपनी प्रेगनेंसी को कैंसिल करवाने को बोलता है कि नहीं, वो उसका हस्बैंड का ही बच्चा होता है। तो वो कहता है कि अगर तू बच्चा पैदा करेगी तो फिर काम कौन करेगा, धंधा कैसे हमारा चलेगा, फिर तू कैसे मेरे लिए ग्राहक तेरे लिए मैं लेके आऊँगा। तो प्रेग्नेंट औरत के साथ थोड़ी ना कोई वो करेगा। तो ये एक रियलिटी है, एक डार्क रियलिटी है जो ऐसी न जाने कितनी लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। आप लोगों ने ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आपने देखा कि एक डांसर होती है और वो बड़े एक्टर के साथ उसका एक अफेयर हो जाता है, उससे बच्चा हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसके साथ अच्छा ये होता है कि उस एक अच्छे भले आदमी से वो शादी कर लेती है जो उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन देखिए, हर किसी डांसर, ये तो एक फिक्शन चीज़ दिखाई है, असल में ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं, पता नहीं उनके साथ क्या क्या होता है, कहाँ की कहाँ वो गायब हो जाती हैं, क्या से क्या बन जाती हैं। और कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस होती हैं जो मतलब अब उनके पास काम नहीं रहता है, तो अब उनको खुद तो काम मिल नहीं रहा होता, तो वो मैडम बन जाती हैं और एक अच्छा खासा जो है वो एक रैकेट रन करती हैं। वो फिर दूसरी एक्ट्रेसेस को जो है ऐसे कामों में इन्वॉल्व करके आगे पास करती हैं, या कोई जो एस्पायरिंग एक्ट्रेस होती हैं वानबी टाइप की, या ऐसी ही सिचुएशन में जो लड़कियां होती हैं उनको जो है आगे फिर सप्लाई करती हैं। ये आप लोगों ने आजकल देखा होगा, काफ़ी इस चीज़ को लेकर वेब सीरीज़ फिल्में बनती हैं जहाँ एक औरत ही दूसरी औरत को बेच रही है। तो ऐसा भी होता है। मैं ज़्यादा खुलकर तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग अगर मेरी बात समझ रहे होंगे तो बॉलीवुड में भी ये चीज़ होती है। और यहाँ जहाँ पर पूनम जिस प्रोफेशन में है, एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर आपको खुलकर अपना अंग प्रदर्शन करना है, तो फिर आप सोचिए कि क्या क्या पूनम के साथ भी चीज़ें हुई होंगी, कभी उसकी मर्ज़ी से तो कभी उसकी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर। तो तभी तो इतने साल तक वो सस्टेन कर पाई है। इतना क्या आसान होता है कि इतना लंबा करियर अपना चलाना, जैसा भी करियर चला हो पूनम का। पूनम ने अपने करियर को करने के लिए काफ़ी कुछ पापड़ तो बेले होंगे, और क्या क्या पूनम के साथ हुआ होगा। देखिए, हर बार हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि चल यार, मेरी इतनी लिमिट है, मैं इतनी लिमिट में ही अपने साथ बुरा होने दूंगा, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कब वो लिमिटलेस हो जाता है और कब उसके साथ क्या से क्या होने लगता है। और आप एक ऐसे प्रोफेशन में होते हो, इतने सालों से होते हो, कि आप चाह कर भी उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप इतनी आगे बढ़ चुके होते हो कि आपसे कदम पीछे लेना मुश्किल है। और अगर आप कदम पीछे लेते हो तो आपको लेने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के काफ़ी राज जान चुके होते हो। तो फिर आपको फोर्स किया जाता है इसी इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। फिर आपको थोड़ा सा ब्राइब भी किया जाता है कि अच्छा चलो हम तुम्हें ये काम दे देंगे, ये दे देंगे। तो फिर वो भी मजबूर होकर, फिर कभी कभी फैमिली के बारे में सोचकर, क्योंकि कुछ लोग जो है अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। अब देखिए, हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है कि कोई सिर्फ एक
आप कह सकते हो एस्कॉट बनने के लिए आया होता है, लेकिन बन जाता है कोई बॉलीवुड स्टार बन जाता है, कोई ए लिस्टर एक्ट्रेस बन जाती है, वो ना बन करके, क्योंकि उसकी जो नज़र है, उस पर जो नज़र है किसी बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर पे पड़ जाती है, क्योंकि उसको चाहिए होती है एक लड़की जो उसके इशारों पर नाच सके, वो अपने जिसको वो अपने फाइनेंसर के पास भेज सके, उनसे काम ला सके, उनको खुश करके जो है उनके पैसों को अपनी फ़िल्मों में लगवा सके, और दुनिया की नज़रों में वो उसका बॉयफ्रेंड बन के उसको इंट्रोड्यूस करे, और लोग भी बोले अरे ये एक्टर कितना ब्रॉड माइंडेड है, अपनी गर्लफ्रेंड को एक्ट्रेस बना रहा है, उसको बॉलीवुड में लॉन्च कर रहा है, देखो कितना ब्रॉड माइंडेड है, उसमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है, जबकि इसके पीछे तो उसके क्या मंसूबे हैं ये तो कोई जान ही नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें हर किसी के साथ नहीं होती हैं, कुछ खुशकिस्मत लड़कियां होती हैं, फिर आगे वो जब चल जाती हैं बॉलीवुड में तो फिर अपनी नेटवर्किंग करने लगती हैं, फिर वो उस एक्टर को छोड़कर फिर किसी से शादी करके किसी के घर की बहू, इज़्ज़तदार बीवी और एक अच्छी माँ बन जाती हैं, और अपने आप को इन सभी चीज़ों से दूर कर लेती हैं। लेकिन अब कब तक वो दूर रहेंगी वो तो खैर पता नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो वो दूर कर ही लेती हैं, अपने आप को सेव कर ही लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है ये इंडस्ट्री कैसी होती है। क्योंकि आप देखिए जितना लड़कियां, अब देखिए ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं, जैसे कि अनुष्का शर्मा है, अनुष्का शर्मा ने भी इस इंडस्ट्री में काम करके देख लिया कि ये इंडस्ट्री क्या है, और अब आप देखिए कि अब खुद अनुष्का जो है खुद अपना करियर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पति और अपने बच्चों के साथ बाहर सेटल हो गई। वो आना भी नहीं चाहती है ग्लैमर इंडस्ट्री में। कुछ वक्त के लिए वो प्रोड्यूसर बनी, उसने कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन वो समझ गई कि यहाँ पर रहना बेकार है, तो चलो अब एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जियो। अब जो वो ज़िंदगी जी रही है वो ज़िंदगी एग्जैक्टली कैसी है वो हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट उसने यहाँ ग्लैमर इंडस्ट्री से तो वो दूर हो ही गई है। तो ऐसे ही होता है, हर किसी लड़की को ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं मिलता है। हर लड़की चाहती है कि वो एक टाइम बाद उसको सफोकेशन होने लगता है कि वो निकले, पर वो निकल नहीं पाती है, और इतना कुछ उसे इस इंडस्ट्री से मिला हुआ होता है जिसकी कहीं ना कहीं उसको लत मिल चुकी होती है। और हर कोई, जैसे कि मैंने कहा, एक जैसी ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिलती है, तो फिर पूनम जैसी भी जो लड़कियां होती हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें पता है कि इस ऐसी हम इंडस्ट्री में हम हैं जहां हमें दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ और कर नहीं सकते, इसीलिए वो जानती हैं कि भाई हमारे लोग हमारी फिज़िक को ही देखना चाहते हैं, हमारी खूबसूरती, हमारा जिस्म ही हमारे कमाने का साधन है, तो ठीक है फिर इसे इस्तेमाल करो, इसको दिखाओ, जिसको दिखाना है उसको दिखाओ। तो ये ऐसी हरकतें ये करती रहती हैं जो भले ही हमें क्रिंज लगती हैं, बट असल में उनके लिए यही रोज़ी रोटी है, उनका यही कमाने का ज़रिया है। उनके पास सिर्फ उनका जिस्म ही होता है जिससे वो कमा सकती हैं, और तो कोई उनके पास स्किल नहीं होता है। तो इसी वजह से उन्हें ये अपने जिस्म की नुमाइश भी करनी पड़ती है, क्योंकि उनका हुस्न ही उनको रोटी दे रहा है। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके हुस्न ने ही उनको काम दिया है, और अभी तक उनका हुस्न ही उनको पाल रहा है। जैसे कि आई एम सॉरी टू से, बट मैं मलाइका के लिए ये बात कहूँगी, मलाइका अरोड़ा का भी जो जिस्म है, जो उसका हुस्न है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा, वही उसका एक तरीके से इस इंडस्ट्री में टिकने का कारण रहा, और यही वजह है कि उसका हुस्न ही उसे अभी तक काम दे रहा है। और यहाँ तक कि नया बॉयफ्रेंड भी, अपने से छोटा बॉयफ्रेंड भी, चाहे वो अर्जुन कपूर हो, चाहे वो ये नया बॉयफ्रेंड हो, अपने हुस्न के बल पर ही उसे मिला है। देखिए मेरा ये स्टेटमेंट शायद अच्छी ना लगे आपको, पर ये सच है, क्योंकि जिस तरीके से मलाइका ने खुद को मेंटेन किया है, वो उसका जो अपने आप को जो डेडिकेशन उसने अपने ऊपर लगाई है वो दिखती है। आज एक इतना बड़े बच्चे की माँ होने के बावजूद भी मलाइका कितनी यंग, कितनी फ्रेश लगती हैं, और कितने हम सालों से मलाइका को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जो मलाइका की बॉलीवुड में जो एक पूछ है, जो मलाइका को लोग आज भी जानते हैं,
मलाइका ने कोई बॉलीवुड में कोई एक्टिंग तो ज़्यादा की नहीं है, फिल्में ही करी हैं, डांसिंग ही नंबर्स की हैं। और उन डांसिंग नंबर में जिस तरीके से मलाइका ने अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है और जो डांस किया है, डांस मूव तो बात की बात है, पहले तो उनका फिगर आता है, तो उनका जो फिगर है वही उनको आज यहाँ तक टिका कर बैठा हुआ है, ये मैं समझती हूँ। तो इसी तरीके से इसको मेंटेन करने के लिए भी तो काफ़ी पैसा जो है वो मलाइका ने भी बहाया होगा। कितनी सारी सर्जरीज हैं, कितना जिम है, डाइटिशियन है, कितनी ये लोग मेहनत करते हैं, कितने घंटों घंटों ये लोग जो है जिम्स में अपना टाइम ये लगाते हैं। तो ऐसा इसे मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। तो फिर ये पूनम पांडे जैसी जो लड़कियां हैं, जो जिनको अपने हुस्न से ही कमाना है, इनको भी तो अपने हुस्न से कमाना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इनको भी तो पैसा, मेकअप, कितना कुछ चाहिए होगा। तो इसके लिए इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ये करती हैं। और यही अपॉर्चुनिटी मिली इनको एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। और शायद ये अवेयरनेस कैंपेनिंग इनके लिए एक दिन के लिए तो ज़रूर फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि जब लोगों को 1 फरवरी 2024 को ये न्यूज़ ब्रेक होती है कि पूनम पांडे अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही, वो दुनिया छोड़ के चली गई क्योंकि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, तो लोगों ने जितना प्यार पूनम को दिया है इतने सालों में कभी भी पूनम को नहीं मिला। मैंने कभी भी पूनम के लिए किसी को भी दोष, अच्छे शब्द बोलते हुए कभी नहीं सुने थे, लेकिन उस दिन हर कोई पूनम के लिए रो रहा था कि यार बहुत अच्छी सोल है, प्योर सोल है, ये है वो है। शायद पूनम के लिए भी वो दिन मरण दिन से ज़्यादा जन्मदिन था, क्योंकि उस दिन पूनम को पता चला कि दुनिया मुझसे कितना प्यार करती है, दुनिया को मुझसे कितना कंसर्न है। और उसे लगा कि जब अगले दिन ये न्यूज़ ब्रेक होगी कि मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो कहीं गई नहीं थी, तो लोग खुश हो जाएंगे, वाह थैंक गॉड ये ग्रूमर था, थैंक गॉड पूनम ज़िंदा है, गॉड ब्लेस यू पूनम, ये वो ऐसा सोचेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितना प्यार पूनम को 1 फरवरी को मिला, अगले दिन पूनम को उतनी ही लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी कि मौत से मजाक नहीं करना चाहिए। अब तो क्या तुम वाली जो चीज़ होती है लड़कियों के साथ, उसकी भी अवेयरनेस फैलाओगी क्या? मतलब लोगों ने इतना गंदा गंदा उसको बोला, और लड़कियों ने भी बोला। चलो लड़कों से तो हम बोलते हैं, लेकिन लड़कियां भी इन सब में पीछे नहीं रही। ये वो लड़कियां हैं जो खुद पूनम जैसी एक वक्त पे बदनाम थी, आइटम गर्ल थी, लेकिन आज उनकी शादी हो गई है, उनको एक पालतू बेबी मिल गया है जिस पर वो दहाड़ती हैं, जिस पर वो चंगाड़ती हैं, जिसके माँ बाप को भी वो डरा के रखती हैं, बेबी 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 करके बेइज्जती भी करती हैं, प्यार पुचकारती भी हैं, उनका करियर भी बनाती हैं, और उनको जो है ये दिखाती हैं कि देखो अगर मैं तुम्हें नहीं चुनती, मैं तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा नहीं करती, तो तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं था। ये वो औरतें हैं भाई। तुमको तो ऐसा बेबी मिल गया, लेकिन हर किसी औरत को तो तुम्हारे जैसा बेबी नहीं मिलेगा ना, जो तुम्हारे इशारों पर नाचे। कभी तुम दूसरों की भी हालत सोच के देखो, क्योंकि तुम भी इस ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, तुम्हें भी पता है किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन चलता है। कुछ लड़कियां खुद को जानबूझकर एक्सप्लॉयट करवाती हैं, उनको लगता है कि नहीं यार हुक और क्रुक हमें आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात बताऊं, ये कुछ टाइम तक ही उनको अच्छा लगता है, बाद में एक सर्टन एज में उनको भी ये डिप्रेशन हो जाता है कि यार ये हमने क्या किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर एक सर्टन एज के बाद उनको रियलाइज़ होता है यार ये हमें नहीं करना चाहिए था, ना मिलता तो ना मिलता, क्योंकि वो इतना कुछ देख चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, तब उनको खुद पर ही शर्म आती है, वो खुद से ही आंख से आंख नहीं मिला पाते। तो पूनम के साथ जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। पहले मुझे भी लगा कि हाँ यार ये पूनम ने क्यों किया, लेकिन फिर बाद में जब मैंने कुछ समझदार लोगों की बात सुनी, जब मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि नहीं यार पूनम की क्या गलती है। जिन्होंने पूनम को अप्रोच किया, जिन्होंने पूनम को इस के लिए चुना, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा, उन कैंपेनिंग वालों को तो कोई गालियां नहीं दे रहा। जस्ट बिकॉज पूनम ने ये कैंपेनिंग का चेहरा बनी तो पूनम गलत है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई
पूनम ने ये क्यों किया? पैसे के लिए तो किया, अवेयरनेस के लिए तो चलो किया, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट भी तो पूनम को मिला होगा जिससे उसकी लाइफ सेटल हो सकती है। बहुत कुछ पूनम की लाइफ में भी चल रहा है। आप लोग कौन सा पूनम के लिए कुछ कर रहे हो? आप लोगों ने कभी पूछा पूनम से कि तुम बेटा सरवाइव कैसे कर रही हो, तुम कैसे अपना घर का किराया दे रही हो, अपना सब तुम एक्सपेंसेस तुम हैंडल कर रही हो? इतना ही था तो हम लोग, आप लोग दे दो ना, जिनको भी पूनम के इस मजाक से चिंता हो रही थी कि भाई पूनम ने ऐसा क्यों किया, देखो एक उसके लिए, पैसे के लिए देखो मौत का ड्रामा कर दिया। एक बात बताइए, आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो भी किया उसने अपने घर चलाने के लिए किया। हम लोग कभी कभी ना चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में जाकर सोच नहीं पाते। हम लोग सोचते अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर उन ऑर्गेनाइजर्स को क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ बोला, जिन्होंने उसको इसके लिए अप्रोच किया गया कि आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा ही कैंपेन मिला था? उसके कैंपेन पे जाके बात करो ना, जाकर हिम्मत है तो उन कैंपेन वालों पर केस करो कि आप लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो, आप लोगों को गलत मैसेज दे रहे हो, आप क्या ये मौत के खेल खेल रहे हो, मौत के साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन पूनम को टारगेट किया गया क्योंकि लोगों को लगा अरे पूनम जैसी लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, मैं तो पहले ही कह रहा था, अच्छा होता ये मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। कई लोग तो ये भी बोल रहे होंगे। तो आप सोचिए, आपने तो एक इंसान को, जब वो मर गया था 1 फरवरी को, जब आपको उसकी मौत की खबर सुनी, तो जो लोग पूनम को नहीं भी पसंद करते थे उनको भी बुरा लग रहा था कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ यार, हम ऐसे ही पूनम को कहते थे कि वो ऐसे प्रोफेशन में है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हाय बेचारी चली गई। अब जब वो अगले दिन उसकी वो न्यूज़ ब्रेक होती है कि जी वो तो जिंदा है, तो लोगों ने कहा अरे यार मरती तो अच्छा था। तो पूनम भी जब ये सब देख रही होगी, उसको नहीं फील हो रहा होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं ना ही जिंदा होती तो ज़्यादा अच्छा था? उसको देखकर कितनी खुशी होगी कि मैं इतने समय से इस प्रोफेशन में हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना कुछ झेल रही हूँ, लेकिन कभी मुझे लोगों ने प्यार नहीं दिया। लेकिन मेरी एक दिन की मौत ने मुझे, लोगों ने मेरे लिए इतना प्यार बरसाया, ये देखकर वो कितनी खुश हुई होगी। पर अगले दिन फिर से आप लोगों ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी। और एक बात बताइए, मैं सच बताऊं तो पूनम को भी ये रियलाइज़ कभी नहीं हुआ होगा जब उसने ये कैंपेनिंग साइन किया होगा कि मेरी डेथ से लोगों को इतना फ़र्क पड़ेगा। उसने भी सोचा होगा हाँ ठीक है, एक अवेयरनेस के साथ लोग शायद देखेंगे, लेकिन उसको भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने गमगीन हो जाएंगे, लोग इतने सैड हो जाएंगे, इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतना मुझे प्यार देंगे। तो उस बेचारी को आपने जो एक दिन की जो खुशी दी थी, वो आपने अगले दिन ही उससे छीन ली। मतलब ये हो गया ना। किसी ने भी ये नहीं कहा कि थैंक गॉड पूनम जिंदा है, थैंक गॉड इसको कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है अवेयरनेस है, ठीक है। लेकिन लोगों ने जो गालियां दी, जो उसके साथ इसी प्रोफेशन में हैं, उन्होंने भी उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने भी जम जम के पूनम को कोसा, जो उसके साथ लॉकअप शो में थे उन्होंने भी कोसा, ये है वो है, ड्रामा कर रही है, ऐसे मौत का क्यों बना रही है, ये बना रही है। तो फिर इंसान का तो यही मन करेगा ना यार, इससे अच्छा तो मैं असली में ही मर जाऊं, मैं क्यों जिंदा हुआ, काश मैं जिंदा ही ना होता, काश मैं असली में मर जाती, कम से कम ये सब सुनने से पहले तो। क्योंकि जितनी नफरत पूनम को कभी उसके काम से इतनी हेट नहीं मिली जितनी उस दिन पूनम को लोगों ने हेट दी, जब लोगों को पता चला कि पूनम तो एक कैंपेनिंग कर रही थी जिसकी वजह से उसने अपने आप को एक दिन के लिए मृत घोषित करवा दिया गया, मरा हुआ बता दिया गया, जबकि वो तो जिंदा थी। देखिए बहुत सारे एक्टर्स की डेथ की न्यूज़ेस आती रहती हैं, बट वो रूमर होती हैं, वो ये लोग एक्टर्स वगैरह नहीं उड़वाते, वो तो कुछ लोग ही उड़ा देते हैं, वो एक अलग बात होती है। बट जानबूझकर ऐसा करना वो लोगों को हजम नहीं हुआ। जबकि ये जो एक्टर्स हैं ये पता नहीं अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या हरकतें ये वैसे करते रहते हैं, इसी के बारे में तो अगर कोई बताना चाहे तो उसका भी गेम बजा देते हैं। मतलब कि
बहुत कुछ ये बॉलीवुड एक्टर्स की भी लाइफ में रहता है, लेकिन अफसोस वो सामने नहीं आता, इसीलिए हम उनको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते। यहाँ पर जो है ये लड़की अपने आप को मार रही है, तो इसको जो है लोग उसमें आ गए। ये जो आपके जो एक्टर्स होते हैं, ये देखिए गुटखा बेचते हैं, खुद चीनी खाते नहीं, दूसरों को चीनी खिलाते हैं, खुद अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं और दूसरों के बच्चों को एड्स में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि क्या क्या ये लोग बेचते हैं, जो खुद अपने बच्चों तक को वो खाने को नहीं देते और दूसरे के बच्चों को ये सब चीज़ें बेचते हैं। तो आप सोचिए, इनको आप लोग क्यों नहीं कॉल आउट करते, इनको क्यों नहीं करते, क्यों इतने बड़े ब्रांड्स को आप लोग जो है कहते क्यों नहीं है। अभी कोरोना में एक चीज़ हुई थी कि जब भी हम अपना फ़ोन उठाते थे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई देती थी। कोरोना की जो वो होती थी ना कि भाई हाथ धो, सैनिटाइज करो, ये इन्फॉर्मेशन है या कोई जो भी एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक वो रिकॉर्ड बजता था, फिर फ़ोन मिलाते थे लोग, ऐसा कुछ होता था। तो लोगों ने ये कहा, आम जनता ने ये कहा कि यार ये आवाज़ तो कोई आम इंसान की भी हो सकती है, इसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ डालने को क्या ज़रूरत है। कोई आम इंसान, कोई आम वॉइस आर्टिस्ट भी तो इसको रिकॉर्ड कर सकता है। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी लोगों की, कि फाइनली लोगों को ये समझ आया कि एक अच्छी बात अगर कोई आम इंसान भी बता रहा है तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे। अमिताभ बच्चन बोल रहा है तो ही हम सुनेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। और अमिताभ बच्चन खुद अपनी ज़िंदगी में कितनी किसकी सुनते हैं हमें क्या पता। तो ये भी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और लोगों ने वो आवाज़ अमिताभ बच्चन की शायद रिमूव भी करवा दी थी। ये 2020 की बात कर रही हूँ कि भाई इससे अच्छा किसी किसी ज़रूरतमंद को काम दो कि भाई उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। अमिताभ बच्चन बोल रहा है तो हम सुनेंगे, ये क्या बात हुई। तो ये एक मुहिम की शुरुआत हुई थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि उस टाइम पर जो 13-14 का जो इंसिडेंस था वो भी लोगों को काफ़ी हिट कर रहा था, तो इसीलिए लोग थोड़े से मजबूत हो गए थे। तो देखिए, अगर आप लोगों की सोच मजबूत होगी ना, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे ज़रूरतमंद टैलेंट है जो मतलब आगे आकर दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग ही अपनी सोच को ढीला रखेंगे ना, तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। तो पूनम जैसे जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, स्पेशली लड़कियां हैं जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अगर 4 पैसे कोई प्रोजेक्ट करके मिल रहे हैं तो मिलने दीजिए ना। आप देखिए ना, मॉडलिंग प्रोफेशन में भी जो अच्छी मॉडल्स होती हैं, जिनको चलना आता है, वो पीछे पीछे चलती हैं, और जो नेपो गर्ल्स हैं वो आगे आगे चलती हैं, जबकि उनकी चाल और प्रोफेशनल मॉडल की चाल में आपको फ़र्क दिखता ही है। तो ऐसे ही होता है। तो लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार जो एक्चुअल में जिसको काम आता है वो पीछे खड़ा है, और जिसको काम नहीं आता है जस्ट बिकॉज कि वो एक बड़े फैमिली से बिलोंग करती है या करता है, वो आगे है। तो लोगों को अब ये जब से चीज़ समझ में आने लगी है, तभी से तो चेंज लोगों में आने लगा है। आसपास जो असली टैलेंट है वो आगे दिखने लगा है। तो मैं बस यही, मेरा पूनम के लिए बनाने का मकसद यही था कि आप लोग इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हो। आप लोगों ने अगर पूनम को प्यार दिया होता ना कि चलो थैंक गॉड पूनम वापस आ गई, चलो कोई बात नहीं, वो कैंपेनिंग कर रही है। आप ये तो सोचिए, उसको जितना पैसा मिला होगा, उसका घर चला होगा, हो सकता है उसके ऊपर कितने कर्जे हों। तो इनको भी पैसे की ज़रूरत होती है, इन पर भी कर्जे होते हैं, इनकी भी ज़रूरतें होती हैं, इनकी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो जिनके लिए पता नहीं इनको क्या क्या करना पड़ता है। और ऐसे में जब इनको कोई डील मिलती है तो फिर ये करते हैं। और पूनम ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि यार मेरे लिए लोग इतना कितना मुझे प्यार देंगे। और जब पूनम एक दिन के लिए गायब हुई होंगी और ये सब सोशल मीडिया पे जब वो देख रही होंगी, तो कितनी खुशी मिल रही होगी कि यार देखो मेरे लिए कितने लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे जो लोग पहले देखना नहीं चाहते थे, मेरे बारे में बात नहीं करना चाहते थे, आज वो मेरे लिए बात कर रहे हैं। पूनम की फैमिली को भी कितना अच्छा लग रहा होगा कि यार मेरे हमारे बच्चे को लोग इतना प्यार दे रहे हैं। जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, क्योंकि फैमिली से भी इनकी कोई ऐसे
नहीं बनती होगी तो फैमिली भी बोलती होगी यार तू जो काम कर रही है देख, पब्लिक भी तेरे को पसंद नहीं करती है। तो कितना कुछ पूनम ने भी सुना होगा परिवार से, समाज से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। तो उसको एक दिन की खुशी आप लोगों ने दी, लेकिन अगले ही दिन आप लोगों ने जो उसकी जो बैंड बजाई, तो वो बेचारी, अब आप देखिए कि पूनम अब जब लोगों ने उससे पूछा तो कहने लगी अरे यार मैंने तो अवेयरनेस के लिए किया था, मैंने थोड़ी ना इतना कोई गलत काम किया था। तो देखा जाए तो उसने अवेयरनेस तो की, लेकिन साथ में उसको पैसे की ज़रूरत भी थी। अब लोग, उसको भी पता है, वो भी इस इंडस्ट्री में है, उसने भी देखा है कि लोग पैसे के लिए कितनी कुछ झूठी झूठी ज्ञानबाजियाँ करते हैं। मैंने जब इतना कर लिया तो इतना क्या हो गया, क्योंकि मैं पूनम पांडे हूँ इसीलिए लोगों को गुस्सा आया। अगर आप कोई बड़ा कोई एक्टर होता, कोई बहुत ही रिस्पेक्टेड हाई प्रोफाइल एक्टर होता, वो ये करता, तब आप भी यही कहते, तब आप उसको इतनी थोड़ी ना गाली गलौज करते। चलो पब्लिक तो गाली गलौज कर देती, लेकिन जो आसपास के जो आर्टिस्ट होते वो तो नहीं करते, वो तो नहीं उसको कर पाते, हिम्मत ही नहीं होती किसी की कुछ बोलने की। लेकिन यहाँ पर हर किसी ने जो है पूनम को भर भर के बातें सुनाई हैं, भर भर के उसकी बेइज्जती करी है और क्या क्या नहीं बोला है। और अब आप देखिए पूनम अब आज की तारीख में कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या उस पर बीत रही है, वो किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। बस एक दिन की मोहब्बत के सहारे वो जी रही है। वो सोचती होगी कि यार वो दिन कितना अच्छा था, क्योंकि अब 1 फरवरी को आई थिंक 2 साल हो जाएंगे इस न्यूज़ को हुए हुए कि भाई पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही। बट उसके लिए तो शायद पूनम के लिए यही एक उसका एक नया जन्म हुआ था। कहने को ये उसकी डेथ डेट थी, प्लान डेथ डेट थी, बट एक्चुअल में ये इसका एक नया जन्मदिन था जो उसने मनाया, कि लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। देखिए हर कोई प्यार डिज़र्व करता है। जिस इंसान को ज़िंदगी में इतनी दुत्कारें मिली हों, उसको जब इतना प्यार देखने को मिलता है तो डेफिनेटली उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगले ही दिन फिर से वापस से पूनम ऐसी है, पूनम वैसी है, तो उस पर क्या बीती होगी। तो ठीक है, जो भी उसने किया ज़रूरत के चलते किया। बहुत सारे लोग जो ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें भी बुरा लगा, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपको बुरा लग सकता है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अब आप देखिए कि भाई अब क्या मैं कहूँ, ज़रूरत आपको कोई इंसान अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो ठीक होना चाहता है, उसको उसके पास पैसा है तो तभी तो वो इतना महंगा इलाज करा पाता है। अगर किसी इंसान के पास पैसा ही ना हो और उसके पास उसको ये बीमारी हो जाए, तब वो क्या करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता और वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाते और उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको बीमारी होती है और वो उससे लड़ते भी हैं, क्योंकि उनके पास पैसे भी होते हैं, प्लस किस्मत भी उनका साथ देती है, तो वो निकल आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या इम्पोर्टेंट है? पैसा। भले ही कभी कभी आप इलाज करवाते हो और आप नहीं भी बचते हो, लेकिन आप कोशिश तो करते हो अपने आप को बचाने की। कुछ लोग ही होते हैं जो कहते नहीं भाई हमें इलाज नहीं करवाना, हमें नेचुरली जाना है, जब मौत आएगी हम चले जाएंगे। ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं, बट ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं यार ये कोई वायरस है, अगर हमारे अंदर आ गया है एक बीमारी के रूप में तो इसको हम बाहर निकालें, इसको जो है हम अपने शरीर में ना रखें। और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं होते। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या इम्पोर्टेंट होता है? पैसा। तो अब क्या पूनम को पैसा नहीं चाहिए होगा? पूनम भी तो सोचती होगी कल को मुझे कोई बीमारी हो गई, मेरे लिए कौन खर्चा करेगा? मेरे पास तो कोई भी नहीं है, ना परिवार, ना शौहर, और बच्चा क्या होगा? बच्चा तो है ही नहीं, तो फिर कौन मेरा इलाज करवाएगा? तो वो भी तो अपनी भविष्य की सिक्योरिटी के बारे में सोचती होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या इम्पोर्टेंट है? आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता आपको पूनम पांडे पर कोई गुस्सा रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा हमें
समझना चाहिए। जब हम बड़े बड़े ए लिस्टर्स को जो है चांस दे देते हैं, नहीं यार कोई मजबूरी रही होगी, छोड़ो यार, उनकी ज़िंदगी है, उनको खुश रहना है, वो खुश है ना, तो हमें क्या करना है, सामने वाला खुश है तो हमारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो इंजॉय कर रहा है। तो ऐसे ही फिर ऐसे लोगों के लिए भी आप यही सोच रखिए, उनके लिए भी थोड़ा सा आप ऐसा ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड रखिए। मैं तो बस वही बताना चाहती हूँ, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और मेरे लिए कोई भी, किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है। मैंने एक थोड़ा सा पूनम के बारे में बात करनी थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मुझे मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा मैं पूनम की सफ़रिंग वाले सफ़र को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और जो पूनम को जो भर भर के लोगों ने जो बातें सुनाई थी उस पर भी मैं बात करूं, क्योंकि था मुझे कि मुझे बात करनी है। लेकिन जब ये सारा इंसिडेंस हुआ, मैं तब उस टाइम पर यूट्यूब पर नहीं थी, तो मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन अब क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पर तो बात ज़रूर करूँगी, और मुझे करनी भी थी, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना। अब आई होप कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। मैं कोई ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं देना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमें किसी इंसान की मजबूरी को समझना चाहिए, हालात को, जज्बात को हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखना चाहिए कि अगर एक इंसान ने ये कदम उठाया है तो किस वजह से उठाया है। थोड़ा सा उसको जो है नरमी दें, तो उसकी तरफ एक नरमी भरा एटीट्यूड रखें तो बहुत उसके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई किसी की मदद करो, किसी को पैसे से, किसी को हेल्प करो। देखिए हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को पैसे से ही मदद दे सकते हैं। कभी कभी किसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना मैच्योरिटी के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, एक बहुत बड़ा गेस्चर होता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी इंसान को आपको एक्सप्लेनेशन ही ना देनी पड़े, और आप कहो कि नहीं भाई मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो बस आप इतना भी बोलोगे ना, तो सामने वाले के दिल को जो ठंडक पहुँचेगी ना, वो भी किसी चैरिटी से कम नहीं है। आप देखिए ना, फिर जब कोई इंसान अपने साथ कुछ गलत करता है, तब हम ही लोग आते हैं गोंगलू पे मिट्टी झाड़ने, अरे इसने ये क्या कर लिया है, हमसे बात करती, हमें कुछ बताती। अरे भाई क्या बताती, तुम्हें बताती तो तुम ही फाड़ के रख देते तुझे कि हैं तू पागल है, ये है। कई लोग डर के मारे ही नहीं बताते, और कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी को खुद से ही ख़त्म कर लेते हैं ना, तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेता। मैंने देखा है माँ बाप भी अपनी बेटी को एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट देते हैं, और उसके बाद उससे तंग आकर वो शादी कर लेती है। शादी करके भी वो सुखी नहीं रहती, वो वापस अपने माँ बाप के पास आ जाती है, और वापस आने के बाद जिस झगड़े से, जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से वो परेशान होकर जब उसने शादी की, वो वापस उसी जगह पे आ जाती है, तो उसका वो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और वो फिर खुद की जान ले लेती है। और माँ बाप ये देखकर उन्हें ज़रा सा भी पछतावा नहीं होता कि यार हमारी वजह से हमारी बेटी के साथ इतना कुछ हुआ, हम लोग उसको खुशी नहीं दे पाए। बजाय इसके ये बोलने को वो कहते अरे मर गई, अपना बच्चा भी हम हमारे पास छोड़ गई पालने के लिए, अरे वो जिंदा रहती तो अपना बच्चा तो पालती, वो भी हमारे सिर फेंक के निकल ली। अरे बेशर्मो, तुम लोगों की वजह से ही तो उसकी ये हालत हुई, तुम बच्चे को पालना पड़ रहे हो। वो बेचारी खुद मेंटल स्टेट उसका ख़राब हो चुका था। एक तरफ बचपन से ही तुम लोग उसको अच्छा माहौल नहीं देते थे, यहाँ तक कि गंदी गंदी गालियाँ देते थे। फिर उसके बाद तुम्हारी गालियों से तंग आकर वो शादी उसने करी, वहाँ पर भी उसकी शादी चली नहीं। वो फिर नरक से निकल के, नरक में निकल के फिर वापस नरक पे आई। अब उसने कहा कि अब मुझे दोबारा नरक नहीं जाना, अब तो मुझे स्वर्ग जाना है, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि एक हर लड़की जो होती है ना, वो जब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने माँ बाप के घर में नहीं मिलता, तो वो ज़्यादा बेकरार हो जाती है कि यार फटाफट मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर मैं जाऊँ और 2 पल मुझे खुशी के मिले, और तभी वो शादी के लिए मचलती है। और फिर वो शादी कर लेती है, उसे उस जगह से छुटकारा मिल तो जाता है, लेकिन नई नई मुसीबतें उसके सर पे आ जाती हैं।
पति, सास और फिर बच्चा, उसकी किड़किड़ किड़किड़ वो अपने सर पे डाल लेती है। यानी कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर जाने के लिए वो जो है एक नए टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को अपना लेती है। तो माँ बाप भी देखो इसकी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेते कि अरे यार हमारी वजह से हमारे बच्चे की ये हालत हुई। वो भी जो है वो भी कहते हैं अरे यार अपना बच्चा तो पाल लेती, मर गई, अब इसका बच्चा भी हम पालें, पति तो पाल नहीं रहा है अब हम ही पालें। तो ये माँ बाप भी देखो कोई अपने ऊपर बात नहीं लेता। पति तो छोड़ो, बीवी तो छोड़ो, अगर कोई पति ने जो है पत्नी को कुछ बोला और उसने अपनी जान ले ली तो पति को पकड़ा जाएगा थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में उसको भी छोड़ दिया जाएगा। पति फिर दूसरी शादी कर लेगा। वही सेम हाल बीवी का होता है कि भाई बीवी की वजह से जो है पति ने अपनी जान ले ली, फिर पत्नी को पकड़ा जाएगा, फिर पत्नी भी छूट जाएगी। बेचारे जो माँ बाप है वो रोते रह गए अरे हमारा बेटा मर गया, और बेटा तो मर ही गया। जो बीवी थी वो अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही है। यानी कि जिसकी जान जाती है उसी की जाती है और किसी की नहीं जाती। माँ बाप भी रो रो कर फिर एक टाइम बाद उनको भी अपने आंसू पोंछने पड़ते हैं। अगर उनका इकलौता बच्चा है तो एक अलग बात होती है, नहीं तो अगर एक और बच्चा है तो उसके लिए उनको भी अपने आंसू पोंछने पड़ते हैं कि भाई एक बच्चे के पीछे दूसरे बच्चे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें, जो सही भी है। और अगर इकलौता बच्चा होता है तो भी तकलीफ़ फिर अलग किस्म की होती है। फिर वो बेचारे दवाइयों पर ज़िंदा रहते हैं, लेकिन ज़िंदा तो रहते हैं, कोई मरता तो नहीं है और मरना चाहिए भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म करता है तब भी हम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर वो कुछ करता है तो भी हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हम अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो किसी जेन्युइन बात पर हम क्रिटिसाइज़ करें, कि हमारे क्रिटिसाइज़ का भी कोई मोल हो। हर छोटी छोटी बात पर किसी को क्रिटिसाइज़ कर देना पकड़ के वो भी सही नहीं है। तो और यहाँ पर तो बात ज़रूरत की थी, ज़रूरत में लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। यहाँ तो किसी ने अपनी ही मौत का सौदा कर डाला एक दिन के लिए कि चलो अवेयरनेस होगी, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ मेरी भी ज़िंदगी बदलेगी। बट बजाय हम इतना ब्रॉड विज़न सोचने के हम एक नैरो विज़न अपना कर लेते हैं और फिर जो है बोलना शुरू कर देते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम जहाँ भी बोलें, जिस पर भी बोलें, सोच के बोलें, समझ कर बोलें, डेप्थ में जाकर बोलें। बस मेरा वही कहना था। तो वीडियो एज़ यूजुअल बहुत लंबा हो गया और अब मैं इस लंबे वीडियो को अब बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी ये कोशिश कैसी लगी। और बस अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। सच में बहुत बड़ा हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।